हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल एंड क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनदर डिजीज़ के बारे में विच इज़ डायबिटिक मेलाइटस, जो कि किसकी होती है, एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज़ होती है ये। तो आज हम बात करेंगे डायबिटिक मेलाइटस के बारे में कि इसका क्या क्या कॉज होते हैं एंड ये कितने टाइप की होती हैं और किस तरीके से ये बॉडी में कॉज होती हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज कि डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है। डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है कि इनसाइड बॉडी डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इनसाइड बॉडी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस एक डिजीज़ कॉज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर लेवल कितना होता है बॉडी में। हम जो शुगर लेवल होता है वो 3 तरीके से बॉडी में चेक करते हैं। एक हम निकालते हैं रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, कि पेशेंट एकदम आया और उसके बाद उसका हमने रैंडमली ब्लड शुगर लेवल चेक किया। ठीक है, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, ओवर होल नाइट हम उसको फास्टिंग करने को बोलते हैं, उसके बाद हम मॉर्निंग में उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। तो सेकंड हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल। खाने के 2 घंटे के बाद हम चेक करवाते हैं ब्लड शुगर लेवल को, तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, एक डिजीज़ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होती है उनकी वैल्यूज़ किस किस में कितनी कितनी होती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर में सबसे पहले रैंडम ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे। तो रैंडम ब्लड शुगर जो कि नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है हमारा, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इतना वैल्यू है मतलब कि 140 मिलीग्राम से कम आ रहा है किसी का भी रैंडम ब्लड शुगर, तो विच इज़ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, जो कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल का है। ठीक है, इसके बाद हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट का 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो क्या होगा, ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होगा। इसके बाद अब हम थर्ड बात करेंगे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल की। तो पोस्ट प्रेंडियल कब होता है, खाने के 2 घंटे बाद, ईटिंग आफ्टर 2 आवर। ठीक है, खाने के 2 घंटे के बाद जो हम करवाते हैं वो होता है हमारा पोस्ट प्रेंडियल शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल। तो अगर वो किसी का 110 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, 110 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, विच इज़ नॉर्मल पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब ये जो स्टेट होती हैं रैंडम ब्लड शुगर लेवल की एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल की, जो कि नॉर्मल है, तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ में अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल मिल रहा है, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलेंगे यूग्लाइसीमिया। ठीक है, यूग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल क्या है, बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ में है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा था नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस के बारे में, जहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है, डिस्टर्ब हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जो भी पेशेंट खाता है उसमें जो भी स्वीट थिंग्स, मतलब मीठी चीज़ें जितनी भी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होती हैं। तो उनका डाइजेशन क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, डिस्टर्ब हो रखा है, जिसकी वजह से क्या होती है, डायबिटिक मेलाइटस कॉज होती है, डायबिटीज़ कॉज होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें 2 टाइप्स की स्टेट क्रिएट होती हैं। तो 2 टाइप्स में हमारी कौन सी होती है, टाइप्स में हम बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे नॉर्मल वाली बात कर ली है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है बॉडी के अंदर। इसके बाद अब हम बेसिकली डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 तरीके की डिजीज़ स्टेट क्रिएट होती हैं। तो इसमें हम डायबिटिक मेलाइटस के टाइप्स में बात करेंगे। तो टाइप्स में मतलब होता है ये
टू टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, एंड सेकंड होती है हमारी हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट। तो ये हमारी दो तरीके की स्टेट क्रिएट होती है बॉडी में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपर मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है इनसाइड ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट होती है, हमारी हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब कि इसमें जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है, आरबीएस मतलब रैंडम ब्लड शुगर लेवल, इसका क्या लेवल हो जाता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर लेवल हमारा कितना होता है, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के बारे में, जहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो रखा है। तो वहाँ पे हमारा आरवीएस कितना होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। सेकेंड, अब हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के बारे में। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली कितना होता है, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिक के बारे में। तो हाइपरग्लाइसीमिक में हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि 126 से ज़्यादा, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या उसके इक्वल किसी की भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आ रही है तो इसका मतलब है कि वो डायबिटिक स्टेट में पेशेंट जा रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड, पोस्ट प्रेंडियल शुगर के बारे में। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल के बारे में, अगर किसी का भी पोस्ट प्रेंडियल हम कब कराते हैं, लंच के खाने के 2 घंटे के बाद ये टेस्ट कराया जाता है। तो अगर किसी की भी ग्रेटर देन 200 या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर वैल्यू आ रही है तो वो पेशेंट किस में जा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में पेशेंट जा रहा है। एंड उसका क्या है, डायबिटिक स्टेट क्या हो रही है, उसकी क्रिएट हो रही है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हम हाइपरग्लाइसीमिया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी पेशेंट में परसिस्टेंट मतलब लगातार अगर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट बनी हुई है, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ है काफ़ी समय से और लगातार इंक्रीज़ है, तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में जनरेट होने लगती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है हमारी वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, ये हमारी क्या होती है, आर्टरीज होती हैं। तो इन आर्टरीज पे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ा हुआ है तो इन पे क्या होगा, आर्टरीज पे हमारी ग्लूकोज क्या होगा, अडेयर होने लगेगा, चिपकने लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। इसके बारे में हम लोग आगे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सेकंड हमारी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, जब शुगर लेवल बॉडी में ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। तो सेकंड हमारी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। थर्ड हमारी होगी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉम्प्लिकेशन। क्यों होगी इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में ब्लड में बढ़ने से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये कब होंगी, जब लगातार किसी का भी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब होता है डिक्रीज हो जाना। तो इसमें क्या होगा,
ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनसाइड ब्लड। ठीक है, बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, तो वो क्या होता है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। अब वो स्टेट को हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट क्या हो गई, क्रिएट हो गई बॉडी में। ठीक है, इसमें हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कंडीशंस में जो ग्लूकोज लेवल होगा, ठीक है, लेवल के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी भी पेशेंट का हम ब्लड ग्लूकोज लेवल कराते हैं और उसका अगर लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट क्या है, क्रिएट हो रही है। तो उसमें पेशेंट में क्या सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट क्या बताएगा, हेडेक, सीजर्स। ठीक है, क्योंकि सीजर्स क्यों, बिकॉज ब्रेन को क्या होगा, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से क्या होगा, सीजर्स पेशेंट कंप्लेन करेंगे। ठीक है, उसमें हमें सीजर्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे एंड डिजीनेस। ठीक है, ये क्या होंगे, जब पेशेंट में ग्लूकोज लेवल कितना होगा, लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सारे क्या होंगे, ब्रेन के ही सिम्टम्स आएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपरली ग्लूकोज सप्लाई ना होना, ये क्या होता है, सिम्टम्स क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेडेक, सीजर एंड डिजीनेस। ठीक है, ये देखने को हमें मिलेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी, जहाँ पे पेशेंट में क्या होगा, बिहेवियर उसका क्या होगा, एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, उसमें फिट्स देखने को मिलेंगे, उसको दौरे जैसे पड़ रहे होंगे। ठीक है, उसका कॉन्शियसनेस क्या होगा, अल्टर्ड हो चुका होगा। ठीक है, वो पेशेंट बिल्कुल भी कॉन्शियस किसी भी चीज़ में नहीं हो पाएगा, अल्टर्ड कॉन्शियस देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली पेशेंट गोज कोमा। ठीक है, पेशेंट क्या होगा, अल्टीमेटली कोमा में चला जाएगा, और इस स्टेट में जाने के बाद पेशेंट में रिकवरी के चांसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर जब किसी भी पेशेंट में डायग्नोस हो जाए कि उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है, डिक्रीज हो चुका है, तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको ग्लूकोज देनी होती है, जिसकी वजह से जिससे कि क्या कर सके, वो अपने रिकवरी मोड में आ सके। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट का परसिस्टेंट लगातार हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन उसके अंदर बनी हुई है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें कोमा स्टेट डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिकवरी चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे हम पॉइंट समझेंगे कि अगर किसी में भी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट है और उसको अगर हम इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर ओरली कोई हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिशियन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसका ओवरडोज ना हो जाए। ठीक है, अगर उसका ओवरडोज हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स का, तो हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग्स का, तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में कोमा जैसी कंडीशन जनरेट होने का चांसेस रहता है। तो इस वजह से इन सब कंडीशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या था, डायबिटिक मेलाइटस के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में डिस्कस किया। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बेसिकली बात करेंगे, जब हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो पूरा रोल है, ठीक है, वो किसका है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे पूरा का पूरा रोल है। तो अगर हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है और ग्लूकोज मेटाबोलाइज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी पर्सन ने क्या किया, फूड का इंटेक किया। ठीक है, किसी भी पर्सन ने फूड खाया। ठीक है, खाना कहाँ आया, हमारे स्टमक में आया। ठीक है, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। ये फूड पार्टिकल्स कहाँ आ गए, हमारे स्टमक में आ गए। ठीक है, तो फूड खाया, फूड में सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है,
प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है एंड लिपिड भी होता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फूड में तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली फूड में हम बात करेंगे स्वीट थिंग्स की। जो पेशेंट मीठी चीज़ें खाता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट उन्हीं में होता है। तो कोई भी पर्सन ने फूड खाया, ठीक है, फूड पूरा हमारा कहाँ आया, स्टमक में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, स्वीट थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। पेशेंट ने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद उसका क्या है, स्वीट थिंग्स उसके स्टमक में आई, स्टमक से वो कहाँ जाएंगी, डाइजेशन के लिए कहाँ जाएंगी, हमारी इंटेस्टाइन में जाएंगी, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो स्वीट थिंग्स है वो जाने के बाद चेंज हो जाती हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या कर देता है, जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं हम, जो भी हम कार्ब ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका क्या कर देती है, उसको चेंज कर देती है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड में क्या हो गई, हमारी स्वीट थिंग्स हो गई। ये मैंने एक बहुत शॉर्ट में चार्ट बना दिया है जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड में हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्वीट थिंग्स की, ठीक है। इनका डाइजेशन कहाँ हुआ, हमारा इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, ठीक है। ये किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, इंटेस्टाइन इनको किस फॉर्म में चेंज कर देती है, ग्लूकोज फॉर्म में चेंज कर देती है। अब जब ये ग्लूकोज फॉर्म में इंटेस्टाइन में चेंज हो गई, तब ये कहाँ जाती है, गोज इन ब्लड, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ आ गया हमारा ग्लूकोज, जब स्वीट थिंग्स हमारी ग्लूकोज फॉर्म में चेंज हो जाती हैं तब वो ग्लूकोज हमारा इंटेस्टाइन कहाँ भेज देती है, इन ब्लड में डाल देती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज कहाँ आ गया, ब्लड में। ये हमारा पूरा स्टमक इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है जो रेड से मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसके बाद इंटेस्टाइन से जो स्वीट थिंग्स थी वो ग्लूकोज फॉर्म में चेंज होने के बाद कहाँ आ गई, हमारी ब्लड के अंदर आ गई। इंटेस्टाइन ने कहाँ उन्हें भेज दिया, ब्लड में भेज दिया। जब वो ब्लड में आ गई, ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स को छोड़ करके कुछ सेल्स डायरेक्ट ग्लूकोज को रिसीव कर लेती है, डायरेक्ट ग्लूकोज का अपटेक कर लेती है। जो भी ग्लूकोज कहाँ होता है, हमारा ब्लड में पड़ा होता है। लेकिन हर एक बॉडी की सेल्स ऐसा नहीं कर पाती है कि ब्लड में ग्लूकोज फॉर्म में पड़ा हुआ है और उसको डायरेक्ट वो अपटेक कर ले, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत होती है किसकी, इंसुलिन की, ठीक है। इसके बाद जब ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ठीक है, फिर क्या प्रोसेस होता है, ये हमारा बना हुआ है क्या, नीचे पेनक्रियाज, ठीक है। डायग्राम बेसिकली मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारी क्या है, पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन निकालती है। लेकिन पेनक्रियाज की कौन सी सेल से इंसुलिन निकलता है हमारा, वो कौन सी होती हैं, बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन रिलीज करती हैं, ठीक है। ये क्या है, इंसुलिन। फिर ये इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं और रिलीज कर देती है, कहाँ पे कर देती है, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब क्या है, ब्लड में ही हमारा ग्लूकोज आ गया, ब्लड में ही हमारा इंसुलिन आ गया, ठीक है। इसके बाद बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है और वो ब्लड से डायरेक्ट ही ग्लूकोज अपटेक कर लेती है। तो वो कौन सी सेल होती है हमारी, जैसे कि ब्रेन, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, लिवर, ये क्या करती है। और हमारी जो रेटिना होती है वो भी बिना इंसुलिन की परमिशन के ही क्या होता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो उसको क्या कर देती है, डायरेक्ट अपटेक कर लेती है। लेकिन कुछ बॉडी के जो हमारी बाकी बॉडी की सेल्स होती हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की प्रेजेंस में ही क्या करती हैं, ग्लूकोज का अपटेक कर पाती है। अगर वहाँ ग्लूकोज नहीं होगा, अगर ब्लड में इंसुलिन नहीं है तो फिर बॉडी की सेल्स क्या होंगी, ग्लूकोज का अपटेक डायरेक्ट नहीं कर पाएंगी। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसको हम समझेंगे कि पेनक्रियाज ने क्या किया, बीटा सेल्स को क्या किया, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स ने क्या किया, रिलीज किया इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन कहाँ रिलीज हो गया, हमारा ब्लड के अंदर, ठीक। इंसुलिन
ब्लड में रिलीज़ हो गया। ठीक, जब इंसुलिन हमारा ब्लड में आ गया तो अब ये क्या है, हमारी बॉडी की एक सेल है। ठीक है, बॉडी की सेल्स के पास में क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि मैंने ये ग्रीन से ड्रॉ कर रखा है। इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स पे क्या होगा, आकर के वो इंसुलिन अपना सिग्नल देगा। ठीक है, कि वो बॉडी में वो ब्लड में अभी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बॉडी की सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है, बॉडी की हर एक सेल के पास में क्या होती है, GLUT4 सेल्स होती हैं। ठीक है, GLUT4 सेल्स, ये बेसिकली इनका क्या रोल होता है, ये क्या करती है, इंसुलिन रेगुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होती है। ठीक है, इंसुलिन रेगुलेटेड, ठीक है, ग्लूकोज का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से करती है, ब्लड से बॉडी की सेल्स में। ठीक है, ब्लड से बॉडी की हर एक सेल में क्या करती है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सी करती है, हमारी GLUT4 सेल्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बॉडी की हर एक सेल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं सेल से और कहाँ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में जाती है, ब्लड के पास जाती है और ब्लड से क्या करती है, ग्लूकोज को क्या करती है, रिसीव करती है, उसका अपटेक करती है और अपटेक करने के बाद क्या करती है, वापस ये यहाँ से क्या हुआ, ये हमारी GLUT4 सेल्स है। ठीक है, ये GLUT4 सेल्स रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये क्या हुआ, GLUT4 सेल्स हमारी ब्लड के अंदर ब्लड में आई और ब्लड में आने के बाद इन्होंने क्या किया, यह हमारा ग्लूकोज यहाँ पड़ा हुआ है, ये ग्लूकोज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद क्या होती है, सेल्स के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन ये प्रोसेस कब होता है, ये तब होता है जब पेनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन को ब्लड में रिलीज कर देती है। ठीक है, जब ब्लड में इंसुलिन आ जाता है और इंसुलिन बॉडी की सेल्स के पास जा कर के, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर होता है। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर के पास ये इंसुलिन जाता है। ठीक है, वहाँ पे अडेयर होता है और क्या करता है, वहाँ पे एक सिग्नल देता है। ठीक है, सिग्नल देता है अपने प्रेजेंस होने का। ठीक है, प्रेजेंट होने का जब सिग्नल देता है तब बॉडी की सेल्स को इंसुलिन के होने का सिग्नल मिलता है। उसके बाद हमारी जो ग्लट सेल्स होती हैं, ठीक है, इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लट सेल्स हमारी बॉडी की सेल्स से बाहर आती हैं, ब्लड में जाती है और ब्लड से क्या करती है, वो ग्लूकोज अपटेक करती है और कहाँ आ जाती हैं, बॉडी सेल्स के अंदर वापस आ जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, बॉडी की हर एक सेल को क्या होता है, ग्लूकोज की सप्लाई होती है, उनको ग्लूकोज अपटेक करने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बीटा सेल ने इंसुलिन निकाला, इंसुलिन क्या हुआ, बॉडी की हर बॉडी सेल्स में GLUT4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। GLUT4 सेल्स क्या करती हैं, अपटेक करती है ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की बिना प्रेजेंस जो GLUT4 सेल्स है वो ब्लड में नहीं आती हैं और ना ही वो क्या करती हैं, ग्लूकोज का अपटेक कर पाती है। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा बॉडी की सेल्स को किस तरीके से ग्लूकोज का अपटेक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन की। तो ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन को इंसुलिन की नीड नहीं होती है, वो बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के भी क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक कर लेते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अपटेक कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रेन की सेल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन विदाउट इंसुलिन प्रेजेंस, ठीक है, इंसुलिन नहीं भी है तब भी अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो वो क्या होगा, ब्रेन की सेल्स क्या होती है, उसका अपटेक कर लेती है। इसके अलावा जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज भी क्या होती है, बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के ग्लूकोज का अपटेक कर लेती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, लीवर। ठीक, अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर भी हमारा ग्लूकोज अपटेक कर लेता है। ठीक है, लेकिन GLUT4 सेल्स हमारी लीवर पे भी प्रेजेंट होते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर भी लीवर पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ
हेल्प करते हैं ताकि वो क्या हो, ग्लूकोज को रिसीव कर सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लिवर के पास क्या होती है, कुछ हमारी हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं। लिवर का ये क्या होती है, हमारी हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं। ये हेपेटोसाइट सेल्स क्या करती हैं कि ग्लूकोज को अपटेक करती हैं और ग्लूकोज को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स हमारी ग्लूकोज का अपटेक करती हैं और ग्लूकोज को क्या कर लेती हैं, जीएल मतलब है ग्लूकोज को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती हैं इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स क्या करती हैं सॉरी, ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करती है, इसको स्टोर कर लेती हैं। तो ये क्या था हमारा बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम बेसिकली डायबिटिक मेलाइटस में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कंडीशंस में हमारी सबसे पहली कंडीशंस क्या आती है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, और वो अगर स्मॉल क्वांटिटी में फूड ले रहा है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो फूड का अपटेक कर रहा है तो ग्लूकोज भी क्या होगा, उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कोई भी पर्सन है अगर स्मॉल क्वांटिटी में फूड इनटेक कर रहा है तो उसमें जो ग्लूकोज का परसेंटेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जब अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो पेनक्रियाज को ये सिग्नल मिलेगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है। तो पेनक्रियाज वहाँ पे क्या करती हैं, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन के रिलीज़ को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है, या फिर इंसुलिन को बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करती है। ठीक है, वो क्यों रिलीज़ नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो इंसुलिन को रिलीज़ करेंगी, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, ग्लूकोज का अपटेक कर लेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन है उसको पूरी तरीके से ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉडी में अगर ग्लूकोज की नीड होती है तो वो किसको होती है, हमारे ब्रेन को होती है। तो इस वजह से ये हमारी पहली कंडीशन है जिसमें अगर कोई भी पर्सन स्मॉल क्वांटिटी में फूड ले रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा। जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा तो पेनक्रियाज को इस चीज़ का सिग्नल जाएगा, तो पेनक्रियाज हमारी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी इंसुलिन के रिलीज़ को। ठीक है, इंसुलिन रिलीज़ क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी। जब इंसुलिन रिलीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी ब्रेन की सेल्स है वो क्या करेंगी, ब्लड से पूरी तरीके से ग्लूकोज को अपटेक कर पाएंगी। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी सेल्स क्या कर लेती है, अपटेक कर लेती हैं ग्लूकोज का। ठीक है, अगर वहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि जैसा ग्लूकोज होता है उसी के हिसाब से हमारी पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है। ठीक है, जब ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन भी रिलीज़ कम होगा बाया पेनक्रियाज की बीटा सेल्स से। ठीक है, तो क्या होगा, इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाएगा। जब इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, जो ब्रेन की सेल्स हैं वो अच्छी तरीके से क्या होंगी, ग्लूकोज का अपटेक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उसका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज आता है तो सबसे पहले जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उन्हीं के पास ग्लूकोज जाता है, वही ब्लड से ग्लूकोज का अपटेक सबसे पहले करती हैं। तो क्या होगा, इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन किस वजह से होती है, इस वजह से क्योंकि बिकॉज बॉडी सेल्स अपटेक कर लेती है ग्लूकोज को, सो ब्रेन सेल्स नॉट अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये इस वजह से ये कंडीशन होती है, क्योंकि पेनक्रियाज सेल्स इसी वजह से, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ पे कम है, इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रिलीज को कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बेसिकली पहली कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे ग्लूकोजीनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोजीनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है
टूटना, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। इमरजेंसी कंडीशंस कौन सी, कि अगर किसी भी पर्सन ने 2 या 3 या 4 दिन से किसी ने भी फूड इनटेक नहीं किया है, तो जब कोई भी पर्सन है अगर वो फूड इनटेक नहीं कर रहा है 2, 3 या 4 दिन से, उसका फास्टिंग चल रहा है, ठीक है, फूड इनटेक नहीं किया, वो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, तो ये हमारी इमरजेंसी कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में देखा था कि जो लिवर होता है उसके पास क्या होती है, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं। वो क्या करती है, ग्लूकोज को क्या करती है, अपटेक करती है और उसका क्या कर लेती है, स्टोरेज कर लेती है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन इमरजेंसी कंडीशन। किसी भी पर्सन ने 3-4 दिन से अगर खाना नहीं खाया है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, लिवर सेल्स में जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उनके पास ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये किसके लिए हो रहा है, फॉर ब्रेन के लिए, आरबीसी के लिए एंड डब्ल्यूबीसी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड से क्या करती है, ग्लूकोज को रिसीव कर लेती है। इसके साथ में हमारी रेटिना सेल्स होती हैं, वो भी क्या कर लेती हैं, डायरेक्ट ब्लड से ग्लूकोज ले लेती हैं। उसके लिए इन्हें इंसुलिन की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। थर्ड हमारी कंडीशन क्या होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियो मतलब नया तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना बॉडी में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशंस क्या थी कि जहाँ पे पेनक्रियास ने क्या किया, इंसुलिन को रिलीज को डिक्रीज कर दिया। तो जितना भी पर्सन फूड खाएगा, भले स्मॉल अमाउंट में उसके पास ग्लूकोज आएगा तो वो सबसे पहले किसको मिल जाएगा, ब्रेन को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन थी जिसमें क्या हुआ, ब्रेन के लिए वर्क किया, ठीक है। सेकेंड हमारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस थी जिसमें हमने ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया, ग्लूकोज बना, तो वो किसके लिए दिया गया, ब्रेन के लिए, आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए। अब ब्रेन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का वर्क हो गया, लेकिन बॉडी की और भी सेल्स है, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको भी एटीपी की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए लिवर ही एक वर्क करता है। तो वो क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये किससे होता है, ये फ्रॉम अमीनो एसिड, जो बॉडी के मसल्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स होते हैं, उनसे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो किस तरीके से होता है, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन फॉर बॉडी सेल्स के लिए। ये किसके लिए हो रहा है हमारा, बेसिकली बॉडी सेल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कौन रोल करेगा, यहाँ पे हमारा जो लिवर होता है उसी का रोल होता है। ये लिवर हमारा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं एंड फैटी एसिड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है फैटी एसिड के ब्रेक डाउन होने पे, जिसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस, ठीक है। कीटोजेनेसिस में क्या होता है, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, फॉर्मेशन हुआ कीटो एसिड्स का, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कीटोजेनेसिस, ठीक है। तो कीटो एसिड्स बने मतलब कीटोन सेल्स बनी, कीटोन बॉडीज़ बनी, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ बनने के बाद जो कीटो एसिड्स होते हैं उनको क्या करती है, बॉडी सेल्स रिसीव कर लेती है, ठीक है। बॉडी सेल्स उनका क्या करती है, अपटेक कर लेती है, ठीक है। जब बॉडी सेल्स इनको रिसीव कर लेती हैं, बॉडी सेल्स रिसीव कर लेती है कीटो एसिड्स को, फिर उसके बाद बॉडी सेल्स क्या कर देती हैं, इन कीटो एसिड्स को चेंज कर देती हैं इनटू पायरुविक एसिड्स, ठीक है। जो पायरुविक एसिड होते हैं उनमें क्या कर देती हैं, चेंज कर देती है, ठीक है, उस फॉर्म में चेंज कर देती है। तो इससे जब पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ऑफ एटीपी का। एटीपी क्या है, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन करती है। किस तरीके से होता है एक बार और समझेंगे। लिवर ने क्या किया, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन किया, कीटो एसिड्स बने, कीटो एसिड्स को बॉडी ने रिसीव किया, बॉडी की सेल्स ने रिसीव किया, ठीक है। बॉडी की सेल्स ने रिसीव किया, उसके बाद कीटो एसिड्स को चेंज कर दिया किस में, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन हुआ किसका,
एटीपी का, एनर्जी का। लेकिन ये प्रोसेस जो होती है ये बेसिकली बॉडी की सेल्स के लिए होती है। ये प्रोसेस ब्रेन के लिए, आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ये जो वर्क कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है फ्रॉम अमीनो एसिड एंड कीटो एसिड से। वो किसके लिए कर रहा है? बॉडी की सेल्स के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बॉडी की सेल्स को एटीपी मिलती है, ठीक। फोर्थ हम कंडीशन समझेंगे कि ये कंडीशंस होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि फूड अब अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे से पर्सन को फूड मिल रहा है, फूड अवेलेबल है, ठीक है। बीटा सेल्स इंसुलिन नॉट रिलीज, अगर बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब बीटा सेल जब इंसुलिन रिलीज नहीं कर रही हैं तब ब्लड में कितने भी अमाउंट में ग्लूकोज पड़ा रहा है, लेकिन बॉडी की सेल्स उस ग्लूकोज को रिसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको ग्लूकोज को रिसीव करने के लिए इंसुलिन की परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब बीटा सेल्स ने इंसुलिन ही रिलीज़ नहीं किया। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं किया तो बॉडी की सेल्स नॉट अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बॉडी की सेल्स ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाती है, ठीक है, नहीं हुआ। सो फॉर बॉडी सेल्स के लिए, जब बॉडी की सेल्स के पास में ग्लूकोज नहीं है तो लिवर के पास वो सिग्नल देती है कि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज नहीं है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज भरा पड़ा है, बट पेनक्रियाज की बीटा सेल्स ने इंसुलिन नहीं रिलीज किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिवर के पास इस चीज़ का सिग्नल जाता है कि बॉडी की जो सेल्स है उनके पास ग्लूकोज नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, फूड अच्छे से है, ग्लूकोज भी अच्छे से है, लेकिन लिवर सेल्स के पास ये सिग्नल गया, तो लिवर सेल्स अपना जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उस प्रोसेस को क्या होती है, कंटिन्यू रखती है, ठीक है। ये क्या करती है, ग्लूकोज अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कंटिन्यू है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट भी इंक्रीज है इन ब्लड में बाय लिवर, क्योंकि लिवर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, किससे, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से, ठीक। इसके बाद खाने से भी उस पेशेंट के ब्लड में क्या होता है, उस पर्सन के ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट क्या है, इंक्रीज है। तो दोनों तरीके से क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है। प्लस लिवर क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कीटो एसिड्स भी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। ब्लड में क्या होंगे, कीटो एसिड्स भी इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंक्रीज होंगी। ग्लूकोज का भी अमाउंट इंक्रीज होगा बाय लिवर एंड बाय फूड, एंड कीटो एसिड्स का भी अमाउंट इंक्रीज होगा बाय अ लिवर, ठीक है। इसके बाद जब कंटिन्यू लिवर ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज इन ब्लड, तो इसमें क्या होगा, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, एडियर होने लगेगा, वो चिपकने लगेगा, ठीक है। तो जब चिपकने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगेंगी, ठीक। तो ये क्या होगा, अगर किसी भी पर्सन में के ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज है तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक। सेकेंड, अगर ग्लूकोज अमाउंट इंक्रीज इन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड ब्रेन ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन भी, ठीक, क्योंकि ब्रेन को और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड रेटिना सेल्स को क्या होता है, इंसुलिन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है ग्लूकोज के अपटेक के लिए। तो अगर ग्लूकोज अमाउंट इंक्रीज ब्लड में इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि आरबीसी के पास भी भरपूर होगा, डब्ल्यूबीसी के पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा, ब्रेन के पास भी अमाउंट में एक्स्ट्रा में होगा, तो क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी उस पर्सन में डेवलप होगी। तो ये बेसिकली किसके बारे में था, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या कंडीशन होती है, ग्लूकोज के बढ़ने से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एंड ग्लूकोज के बॉडी में कम होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है या आप लोग कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।